हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी हैकर। और स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए सेशन में। आप जानते हैं कि हमने 70वीं बीपीएससी के लिए क्विक रिवीजन सीरीज शुरू किया है, जिसमें आप फटाफट सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं। तो पॉलिटी हमने शुरू कर दिया है और करंट अफेयर हमने शुरू कर दिया है। करंट अफेयर का आज का ये हमारा सेशन दूसरा सेशन होने वाला है। प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जाकर के वहां पे विजिट कर सकते हैं और सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला सवाल है, 5 मई 2024 को किस राज्य में राहत शिविरों में रह रहे छात्रों को आवश्यक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरू की गई है? नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। बताइए। देखिए, ये जो हमारा सेशन है आप सभी लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि इसमें हम 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं 69वीं बीपीएससी के पैटर्न पे। और आप जानते ही हैं कि अब से पैटर्न आपका चेंज हो गया है, तो जिस पैटर्न पे अब आपसे सवाल पूछा जाएगा हम उसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। वन लाइनर टाइप से भी क्वेश्चन होगा और स्टेटमेंट बेस्ड भी आपका क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा। चलिए, इसका आंसर अगर आप मणिपुर करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। स्कूल ऑन व्हील्स, ये ध्यान में रखना है, ये मणिपुर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? उद्घाटन अगर पूछा जाए कि किसने इसका उद्घाटन किया, तो मणिपुर की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि मणिपुर जो है ना एक हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पे बच्चे जो है वो शिविर कैंप में रह रहे थे। तो उनकी शिक्षा के लिए ये जो स्कूल ऑन व्हील्स पहल है इसको शुरू किया गया था। लगभग 18,000 छात्र जो हैं वो आपको 480 शिविरों में रह रहे थे। इसको भी डाटा लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिख लीजिएगा। लगभग 18,000 छात्र 480 अलग अलग शिविरों में रह रहे हैं, उन्हीं के लिए ये जो है योजना शुरू की गई है, स्कूल ऑन व्हील्स पहल। इतना आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 9 मार्च 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली से राष्ट्रव्यापी 5वें जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान शुरू किया है। इस संस्करण की विषय वस्तु नारी शक्ति से जल शक्ति है। उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कैच द रेन अभियान से संबंधित जो 5वें जल शक्ति अभियान के रूप में शुरू किया गया है, तो आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? स्टेटमेंट पढ़िए पहले। 9 मार्च 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसको शुरू किया है, तो ये गलत हो गया। जगदीप धनखड़ ने नहीं किया है, बल्कि जो जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ये किया गया था जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा शुरू किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इस संस्करण की विषय वस्तु नारी शक्ति से जल शक्ति है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से केवल 2 वाला जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जल शक्ति अभियान है ये शुरू कब हुआ था, तो जल शक्ति अभियान 2021 में इसको शुरू किया गया था। पहली बार अगर पूछ लें कि पहली बार कब शुरुआत हुई थी, पहली बार शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 2021 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो था ये 5वां था, ये भी आपको ध्यान रखना है। डेट अगर पूछ ले तो ये 9 मार्च से शुरू हुआ है, 9 मार्च 2024 से शुरू हुआ है, और 30 नवंबर 2024 तक ये चलेगा। अभी नवंबर तक चलेगा, यानी हम हमारा जब बीपीएससी का 70वीं का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये अभियान जो है वो चलते रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अभ्यास दोस्ती 16 से संबंधित निम्न कथनों पे विचार कीजिए। अब अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन अभी किया गया था, इससे संबंधित आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, पढ़ना और चुनना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षक बलों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, पहला। इस अभ्यास का 16वां संस्करण 22 से 25 फरवरी 2024 के मध्य अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। तो 2 स्टेटमेंट है। अभ्यास दोस्ती 16 से संबंधित आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इस तरीके से पहले क्या होता था, पहले पूछ लेता था अभ्यास दोस्ती 16 जो है ना वो भारत ने किस देश के साथ में किया है, ये पूछता।
लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आपसे इस तरीके से सवाल भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा है कि यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। ये करेक्ट है, ठीक है। भारत है इसमें, इसमें श्रीलंका है, इसमें मालदीव है, तीन देश मिल करके ये अभ्यास जो है वो कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कह रहा है कि 16वां संस्करण 22 से 25 फरवरी के मध्य अंडमान सागर में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे यह गलत हो गया, यह अंडमान सागर में नहीं बल्कि माले मालदीव में आयोजित किया गया है। ये ध्यान रखना है, ये किया गया है कहाँ पे? माले में। माले कहाँ पे है? ये मालदीव में है, यहाँ पे किया गया है, याद रखिए। अब थोड़ा सा ये संस्करण भी याद रखिएगा कि ये इसका 16वां संस्करण है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे संस्करण भी जो है वो पूछ लेगा, ठीक है। देखिए इसकी पूछेगा, कभी कभी पे स्टेटमेंट दे सकता है। इसी में मैंने दो स्टेटमेंट रखा है, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट दे दे और इसमें तीसरा स्टेटमेंट दे दे कि अभ्यास दोस्ती 16 की शुरुआत जो है वो इस सन में भारत और मालदीव के बीच में हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, कुछ भी दे सकता है। तो शुरुआत हुआ था इसका 1991 में और तब यह भारत और मालदीव के बीच में हुआ करता था। लेकिन बाद में श्रीलंका ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि हमें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो फिर से क्या हुआ कि 2012 में श्रीलंका को जो है वो शामिल कर लिया गया, यानी 2012 से श्रीलंका इसमें शामिल हुआ है। ये ध्यान रखना है अभ्यास दोस्ती 16 में। और ये आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये तटरक्षक बलों के बीच का जो है वो सैन्य अभ्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो तटरक्षक बल है वो मिल करके और अभ्यास करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मई 2024 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है? फिलिस्तीन, सामोआ, मालदोवा या फिर इरिट्रिया? क्वेश्चन नंबर 4। 2024 मई में कौन सा ऐसा देश है जो यूएन में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है? क्वेश्चन नंबर 4। बना नहीं है, क्वालिफाई किया है, ये ध्यान रखिएगा। बनने में और क्वालिफाई करने में अंतर होता है। अभी ये क्वालिफाई किया है, फिर इसको जो है इसमें सदस्य बनाने की प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा फिलिस्तीन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी आप जानते हैं कि टोटल अभी देश कितने हैं यूएन में? अभी टोटल देश है 193, ठीक है। तो 193 लोगों ने वोटिंग किया, किसी ने पक्ष में किया, किसी ने विपक्ष में किया और कुछ लोग इसमें अब्सेंट रहे थे, ये ध्यान रखना है। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन को अगर इसको टफ करना होगा तो ये इसको स्टेटमेंट बना के देगा कि कुल 193 देशों में से इतने देशों ने पक्ष में वोट किया फिलिस्तीन के, इतने देशों ने विपक्ष में वोट किया, कुछ लोग कितने लोग अब्सेंट रहे, भारत ने पक्ष में वोट किया या फिर विपक्ष में वोट किया। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत ने पक्ष में वोट किया था, पक्ष में वोट किया, ये याद रखिए, ठीक है। और टोटल 193 में से 143 देशों ने पक्ष में वोट किया, ठीक है। ये भी याद रखिए 143 देशों ने पक्ष में वोट किया। 9 देश जो हैं, 9 देशों ने विपक्ष में वोट किया और 25 देश जो हैं वो एब्सेंट रहे थे, ये भी याद रखिएगा। 25 देश जो हैं वो यहाँ पे आपको एब्सेंट रहे थे, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, जीपीटी 4o के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। जीपीटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, चैट जीपीटी वगैरह जो है आजकल जो है ना हर काम को आसान करने के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग किया जाता है। तो जीपीटी का एक वर्जन आया है 4.0 या फिर 4o कह सकते हैं, जीपीटी 4o इसको नाम दिया गया। तो जीपीटी 4o ओपन एआई का नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसे ओपन एआई ने 13 मई 2024 को लॉन्च किया। जीपीटी 4o में ओ का जो अर्थ है वो ओमनी है। इसे मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखिए जीपीटी 4o के संबंध में 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। तो एक एक स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपको समय दिया जा रहा है, आप आंसर कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। बताइए इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? तो एक बार स्टेटमेंट हम भी पढ़ते हैं साथ में और आंसर देखते हैं।
कह रहा है कि GPT-4o ओपन एआई का नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यानी कि GPT-4o किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे ओपन एआई ने 13 मई 2024 को लॉन्च किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। GPT-4o में ओ जो है ना, इसका अर्थ ओमनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा स्टेटमेंट देकर के अगर नहीं पूछेगा तो सीधे पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा या फिर हाल ही में ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया GPT-4.4o में ओ का अर्थ क्या है, और वो अलग अलग मतलब देगा। तो याद रखिएगा ओ का अर्थ जो है वो ओमनी है। ये करेक्ट है। ठीक है। इसे मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये जो GPT-4o है, ये ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली जो है ना वो एआई है। ठीक है, ओपन एआई है, ये ध्यान में रखना है। सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो GPT-4o है। इसकी खासियत यह है कि ये टेक्स्ट और विजन दोनों मोड में इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, आप टेक्स्ट लिख करके इससे जो है वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर कुछ कोई चीज दिखा करके भी इससे आप बातचीत कर सकते हैं। दिखाने का मतलब आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें डालिए, ये उसी स्क्रीनशॉट के ऊपर आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि ये बोलेगा, मतलब कि आप जिस मोड में इससे बात करेंगे ये बात करना शुरू करेगा। जनरली क्या होता है कि हम कोई सवाल पूछते हैं और वो हमें आंसर देता है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपने कुछ दिखा दिया, कोई पिक्चर दिखा दिया, अपनी कोई फोटो दिखा दी, तो वह उसी के ऊपर आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का GPT-4o डिजाइन किया गया है ओपन एआई के द्वारा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। 4 जून 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको पता है 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ और 4 जून को रिजल्ट भी आया, तो उसी से संबंधित आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को सर्वाधिक 245 सीटें प्राप्त हुई, पहला स्टेटमेंट। इसमें कुल 74 महिलाओं ने चुनाव जीता है। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही आपको लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इलेक्शन वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट रखे होंगे तो आपको पता होगा कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई है, सबसे ज्यादा सीट तो जीता है, लेकिन 245 तो नहीं जीता है, इसने 240 सीटें जीती है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इसमें कुल 74 महिलाओं ने चुनाव जीता है, ये सही है। 2024 में या फिर ये कह लीजिए 18वीं लोकसभा में 74 महिला। सवाल पूछ सकता है कि ये बताइए 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाओं ने चुनाव जो है वो जीता था। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो 17वीं लोकसभा जो हुआ था उसमें आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा में महिला कितनी थी, तो यहाँ पे 78 महिलाएं थी, लेकिन अभी जो है वो 74 महिलाएं इस वाले लोकसभा में चुन करके गई हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ चीजें और आपको याद रखनी है, जैसे आपको पता होगा, अपने पोल साइंस में पढ़ा होगा कि एमपी बनने के लिए जो न्यूनतम आयु मिनिमम एज होती है वो कितनी होती है। एमपी बनने के लिए न्यूनतम एज 25 वर्ष होती है। यानी कि आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। तो सवाल पूछा जा सकता है कि इस बार 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद के रूप में कौन चुना गया है। ठीक है, तो 3 लोगों का नाम याद रखिएगा जिन्होंने 25 वर्ष के एज में ही अपना जो है वो सांसद का चुनाव जो है वो जीत लिया, सांसद बन गए। एक तो शांभवी चौधरी जिन्होंने समस्तीपुर से चुनाव लड़ा था, एलजीपी आर पार्टी से, यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास, उनसे ये टिकट मिला था, इनको चुनाव लड़ा था और वो समस्तीपुर से जीत करके गई हैं। प्रिया सरोज है, वो आपको मछली शहर से उन्होंने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। समाजवादी पार्टी के टिकट से इन्होंने लड़ा था, 25 वर्ष इनकी एज है, ये भी 25 पे ही चुन करके गई हैं। इसके बाद में पुष्पेंद्र सरोज का नाम याद रखिएगा, कौशाम्बी से इन्होंने, यूपी में कौशाम्बी जो है वहां से चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पे, और ये भी 25 वर्ष में जीत करके गए हैं। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम एज जो होता है उस पे सांसद का चुनाव जो है इस बार जीता है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। पूछ सकता है कि ये बताइए, ये तो हो गए सबसे न्यूनतम आयु वाले जो कैंडिडेट हैं वो हो गए। ये बताइए सबसे अधिक उम्र में चुनाव जीतने वाले व्यक्ति 18वीं लोकसभा में कौन बने हैं। तो 82 साल की उम्र में TR बालू का नाम याद रखिएगा। एक व्यक्ति हैं TR बालू, इनका नाम याद रखिएगा। ये DMK से इन्होंने चुनाव लड़ा था, श्री वेंदपुरम से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, श्री
पेरम्बदूर से चुनाव लड़ा था, ये याद रखिएगा। डीएमके पार्टी से इनको टिकट मिला हुआ था। 82 साल इनका एज है, 82 ईयर्स का एज है, और इसमें इन्होंने ये चुनाव जो है वो जीता। इस तरीके से आपको कुछ चीजें फैक्ट इस तरीके से याद रहनी चाहिए। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी रिसेंटली 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है और एक मीम जो है खूब वायरल हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उससे संबंधित दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। बताइए इसका करेक्ट क्या होगा। मुझे लगता है आप सभी लोग इसका आंसर सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो इटली की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सेल्फी वगैरह लिया था पीएम के साथ में, और टीम मेलोडी जो है वो खूब चर्चा में रहा था। तो यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ है। यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। इटली में आयोजित किया गया है और विदेश मंत्री नहीं थे प्रतिनिधि भारत के, बल्कि खुद पीएम को इन्वाइट किया गया था और खुद पीएम गए थे। तो यहाँ पे एस जयशंकर नहीं बल्कि पीएम होगा। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट हमारा सही हुआ, तो केवल एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने आंसर नहीं किया था, तो इसमें जो है वो दूसरा आंसर है, ये आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा G7 शिखर सम्मेलन के बारे में देख लीजिए। G7 शिखर सम्मेलन जो है, इसमें 7 जो है ना दुनिया के मजबूत अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है। कौन कौन सा है, एक मोटा मोटी देख लीजिएगा। एक तो यूएसए है और कनाडा है, जो आपको ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के दो महत्वपूर्ण देश हैं, वो यहाँ पे मिलेंगे। फिर यहाँ पे आप इधर आ जाइएगा तो फ्रांस आपको मिलेगा, जर्मनी आपको मिलेगा, यूके आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एक आज आप आ जाइएगा तो जापान आपको मिलेगा, और यहाँ पे इटली आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 और 2 6 और एक 7 जो है देश हो गए, और एक यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है वो शामिल होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी का जानते हैं, यूएसए की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ब्रिटेन पार्टिसिपेट करेंगे। कनाडा की तरफ से उसके जो हेड होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रांस के भी सबका जानते हैं, बस आपको याद रखना है जर्मनी, जर्मनी में चांसलर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जर्मनी के चांसलर कौन है ये पूछा जा सकता है, जर्मनी के चांसलर कौन है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जर्मनी के चांसलर पूछा जा सकता है, तो ये है ओलाफ स्कोल्ज, याद रखिएगा इनका नाम ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है, स्कोल्ज। और पूछ ले कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष कौन है, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, तो इनका नाम है उर्सुला वान डेर लेन, वान डेर लेन जो है वो इनका नाम है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। बाकी आप जानते हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो है, फ्रांस के मैनुअल मैक्रो है, यूके का आपको पता है यहाँ पे ऋषि सुनक ने भाग लिया था। अभी भले ही कीर स्टारमर बन गए हैं, लेकिन उस समय यूके के जो प्रधानमंत्री थे वो ऋषि सुनक थे, और इटली जॉर्जिया मेलोनी तो आपको पता ही है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है, इस तरीके से आपसे सवाल जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का ये वाला सेशन, जो करेंट अफेयर का क्विक रिवीजन का दूसरा सेशन था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में जो 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन इस तरीके के मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।